व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर को। देखो इसका एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के इसका फर्स्ट पार्ट चेक करो, जिसमें हमने कल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो देखो कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली 3 डिसीजंस लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कल के वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। तो बाकी के बचे हुए 2 डिसीजंस फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन वो आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ इसी 2 टॉपिक पे होने वाला है, द फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस के साथ। सबसे पहला जो डिसीजन आज के वीडियो में हमने देखना है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब देखो फाइनेंसिंग डिसीजन होता क्या है कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेट करने के लिए जो फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है वो फंड्स का अरेंजमेंट कहाँ से किया जाए, जो भी फंड्स चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वो फंड्स कहाँ से लाया जाए, कहाँ से अरेंज किया जाए, इन चीज़ों के बारे में जो फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजंस लेता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो चलो देखते हैं क्या है फाइनेंसिंग डिसीजन। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द सोर्सेस थ्रू विच फंड्स कैन बी रेज्ड, यानी इसमें बेसिकली वो सोर्स डिसाइड किया जाता है जिसके थ्रू हम लोग फंड्स को रेज कर सकते हैं। तो मेनली 2 सोर्सेस होते हैं जिसके थ्रू हम फंड्स को रेज कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा ऑनर्स फंड एंड सेकंड बोरोड फंड। अब ऑनर्स फंड क्या होता है, तो ऑनर्स फंड में बेसिकली शेयर्स आ जाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग आ जाते हैं, ये ऑनर्स फंड में आ जाते हैं। और बोरोड फंड में क्या आता है, बोरोड फंड में डिवेंचर्स आ जाता है, बोरोड फंड में लोन आ जाता है। तो बेसिकली एक फाइनेंस मैनेजर्स को यह डिसीजन लेना होता है कि वो जो फंड्स अरेंज करेगा वो ऑनर्स फंड से अरेंज करे या फिर बोरोड फंड से अरेंज करे, इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बोरोड फंड जो होता है वो मोर रिस्की होता है एज कम्पेयर टू द ऑनर्स फंड, क्योंकि बोरोड फंड में लोन और डिवेंचर आ रहा है और जहाँ पे भी लोन की बात है कि वहाँ पे एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस होता है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो अगर यहाँ पे हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं या लोन लेते हैं, यानी बोरोड फंड से अगर पैसा अरेंज करते हैं तो बेसिकली एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन फिक्स्ड इंटरेस्ट में हम लोग को पे करना होगा, चाहे हमारा फॉर्म प्रॉफिट में हो या प्रॉफिट में ना हो। बट अगर हम लोग ऑनर फंड से पैसा अरेंज करते हैं तो यहाँ पे फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं है, अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देना है, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं देना है। तो बोरोड फंड एक मोर रिस्की एज कम्पेयर टू ऑनर फंड। बट यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो डिसाइड करेगा कि जो फंड्स रेज करना है वो ऑनर फंड से करे या फिर बोरोड फंड से करे। इसके लिए कुछ फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होगा, कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग को यह डिसीजन लेना होता है। तो बेसिकली ये फैक्टर्स जो हमने यहाँ पे 7 फैक्टर्स लिखा है, इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे फाइनेंशियल मैनेजर ये डिसाइड करता है कि वो फंड ऑनर फंड से अरेंज करे या फिर बोरोड फंड से अरेंज करे। अब चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहला कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या होता है, ऑनर्स फंड्स यानी शेयर्स और बोरोड फंड यानी डिवेंचर, यानी शेयर्स को इशूड करने पे भी हमारा कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा, डिवेंचर इशूड करने पे भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा। तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि कॉस्ट मिनिमम किस में आता है। अब जिसमें मिनिमम कॉस्ट आएगा हम लोग उसी से अपना फंड रेज करेंगे। अगर शेयर्स में कॉस्ट मिनिमम आ रहा है देन गो टू द शेयर, अगर डिवेंचर्स में कॉस्ट मिनिमम आ रहा है देन गो टू द डिवेंचर्स। नेक्स्ट है हमारा रिस्क। अब देखो कल रिस्क हमने पढ़ा था कि बेसिकली 3 तरह के रिस्क होते हैं, एक हाई रिस्क होता है, एक मॉडरेट रिस्क होता है और एक लो रिस्क होता है। तो हमने ये देखना है कि जिसमें मॉडरेट रिस्क होगा हम लोग अपना फंड्स उसी से रेंज करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि बोरोड फंड इज मोर रिस्की एज कम्पेयर टू ऑनर फंड। तो अगर बोरोड फंड ज़्यादा रिस्की है देन हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, ऑनर्स फंड। तो हमने अपना पैसा ऑनर फंड से अरेंज करना है। उसके बाद कैश फ्लो। अब यहाँ पे सर कैश फ्लो का क्या काम है, यहाँ पे भी कैश फ्लो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो यहाँ पे अगर आपने बोरोड फंड से पैसा अरेंज किया है, डिवेंचर इशूड करा है, तो उस डिवेंचर पे आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। अब इंटरेस्ट आप किस में पे करोगे, इंटरेस्ट कैश में ही तो पे करोगे। तो उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश का फ्लो होना चाहिए। अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश का फ्लो है, हमको लग रहा है कि हम लोग कैश में पे कर सकते हैं इंटरेस्ट, देन वी गो टू द डिवेंचर। अगर ऐसा लग रहा है कि हम लोग सफिशिएंट कैश हमारे पास नहीं है, हम लोग इंटरेस्ट कैश में पे नहीं कर पाएंगे, देन गो टू द शेयर्स। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशन। अब ये कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होता है, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है शेयर्स और एक होता है डिवेंचर्स। अब जो शेयर्स होता है इसके साथ वोटिंग राइट्स होते हैं,
इसके साथ वोटिंग राइट्स होता है, यानी कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो शेयर्स के पास होता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं, तो जो कंट्रोलिंग पावर होगा, वोटिंग राइट्स होगा, वो तो ऑनर के पास होगा, बट डिवेंचर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। अब अगर यहाँ पे कुछ परसेंट पहले से ही शेयर्स खरीदे हुए हैं तो उनके पास वोटिंग राइट है। अगर आपने और शेयर इशूड किया तो इनका वोटिंग राइट्स डाइल्यूट होगा। वोटिंग राइट डाइल्यूट होने का मतलब कि अभी तक सिर्फ इन शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स था, कंट्रोलिंग पावर था। अगर और कुछ शेयर्स इशूड करेंगे तो जो नए शेयर होल्डर्स आएंगे उनका भी वोटिंग राइट्स होगा, तो इनको अपना वोटिंग राइट्स उनको भी कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना पड़ेगा। बट अगर आप डिवेंचर इशू करते हो तो डिवेंचर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। तो इस केस में अगर ये शेयर होल्डर्स अपना वोटिंग राइट को डाइल्यूट करना चाहते हैं तो ये शेयर्स इशूड करके फंड रेज करेंगे। अगर ये अपने वोटिंग राइट्स को डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं देन गो टू द डिवेंचर। नेक्स्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ इशू। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इशू। तो अगर आप शेयर इशूड करते हो तो क्या कॉस्ट आता है, डिवेंचर इशूड करते हो तो क्या कॉस्ट। आप देखो, अगर आप ऑनर्स फंड से पैसा रेज करते हो तो उस केस में शेयर इशूड करने पर एडवर्टीजमेंट का खर्चा या प्रोस्पेक्टस का खर्चा, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो ये सारे खर्च को देखना है, फ्लोटेशन कॉस्ट को देखते हुए हम लोग को शेयर्स और डिवेंचर से फंड रेज करने हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस, कि जो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन को पर ईयर पे करना ही करना है। अब जैसे अगर कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो उस केस में उसको पर ईयर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ऑलरेडी अगर कंपनी के पास कोई डिवेंचर्स है जिसने उसको इशू कर रखा है तो उस पर एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पहले से ही बर्डन है। अगर यहाँ पे और डिवेंचर इशू किया गया तो ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का बर्डन और बढ़ जाएगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना होता है कि अगर हमने यहाँ पे डिवेंचर इशूड करा तो उससे जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरा इंक्रीज करेगा, क्या मैं उसको बियर कर पाऊंगा। अगर बियर कर पाते हैं देन गो टू द डिवेंचर। अगर इनको लगता है कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एक बर्डन हो जाएगा, बियर नहीं कर पाएंगे, तो गो टू द शेयर, शेयर से फंड रेज करेंगे। और लास्ट है हमारा स्टेज ऑफ कैपिटल मार्केट। अब देखो, स्टेज ऑफ कैपिटल मार्केट क्या होता है? ये होता है हमारा स्टेज ऑफ कैपिटल मार्केट। तो ये जो सबसे ऊपर का एरिया होता है इसको बोलते हैं बूम, ये बूम होते हैं। और सबसे नीचे जो होता है ये डिप्रेशन होता है। तो बेसिकली हम लोग को 4 स्टेज पढ़ना है। ये जब बूम से नीचे की ओर आने लगता है तो इसको बोलते हैं रिसेशन, इसको रिसेशन बोला जाता है। और ये जब डिप्रेशन से ऊपर की ओर जाने लगता है तो इसको बोलते हैं रिकवरी। तो अभी हम लोग को रिसेशन और रिकवरी पे फोकस नहीं करना है, हम लोग को देखना है बूम और डिप्रेशन। बूम का मतलब क्या हुआ कि शेयर मार्केट जो है वो पिक पे है, यानी सारे लोगों के पास पैसा है, आप शेयर इशू करो बस शेयर बिक जाएगा। लेकिन डिप्रेशन का मतलब कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, शेयर मार्केट काफी डिप्रेस में है। तो उस केस में आपको ये देखना, अगर बूम है तो बूम के केस में लोग रिस्क लेना चाहते हैं, लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप शेयर्स इशू करो, शेयर्स बिकेगा, क्योंकि लोग रिस्क लेना चाह रहे हैं, उनको एक लंबे समय के बाद रिटर्न चाहिए, तो रिस्क लेना चाह रहे हैं, शेयर्स इशू करो, धड़ल्ले से बिकेगा। बट अगर डिप्रेशन में है हमारा शेयर मार्केट, डिप्रेशन में है कैपिटल मार्केट, तो वहाँ पे लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, वहाँ पे लोगों को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए। तो उस केस में हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे तो बिकेगा, शेयर इशू करेंगे तो सेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग रिस्क लेना ही नहीं चाह रहे हैं। तो अगर हमारा कैपिटल मार्केट बूम है देन गो टू द शेयर्स, अगर डिप्रेशन है देन गो टू द डिवेंचर्स। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने होते हैं एक फाइनेंस मैनेजर्स को एट द टाइम ऑफ टेकिंग द फाइनेंशिंग डिसीजंस। आई होप कि ये फाइनेंशियल डिसीजंस आपके क्लियर हो गए। अब जो लास्ट डिसीजन हमारे पास है वो है डिविडेंड डिसीजंस। अब देखो, डिविडेंड डिसीजंस क्या होता है कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से वो कितना प्रॉफिट को सेव करे और कितना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करे, इससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने होते हैं एक मैनेजर्स को, दैट डिसीजन इज कॉल्ड द डिविडेंड डिसीजंस। क्या बोल रहा है? इट इज कंसर्न्ड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। ये सरप्लस के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है कि जो भी सरप्लस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसमें से वो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दे और कितना फ्यूचर के लिए बचा के रखे, क्योंकि सारे सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर सकते ना, वहां पे कुछ फ्यूचर के लिए बचा के भी रखना होगा कि फ्यूचर में अगर कोई ग्रोथ प्लान दिखाई दे या कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जाए तो वहां पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास सरप्लस बचा हुआ होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस से रिलेटेड जो डिसीजंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिसीजंस। इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हाउ मच डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ मच टू सेव फॉर फ्यूचर। यानी बेसिकली इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि कितना हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें और कितना हम लोग फ्यूचर के लिए बचा के रखें। मैनेजर मस्ट कीप इन माइंड द ग्रोथ प्लान्स एंड द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अब ये डिसीजंस लेते समय मैनेजर को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि फ्यूचर में क्या ग्रोथ प्लान आने वाला है,
क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाला है, इनको ध्यान में रखते हुए वो डिविडेंड डिसीजंस लेके कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दे और कितना अपने फ्यूचर्स के लिए सेव करके रखें। अब ये डिसीजंस लेने समय भी कंपनी मैनेजर्स को कुछ ना कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फैक्टर्स कंसीडर नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं डिविडेंड डिसीजंस रॉन्ग प्रूफ हो सकते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिविडेंड डिसीजंस टू अ मैनेजर। सबसे पहला फैक्टर्स अर्निंग। अर्निंग का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा अर्निंग हाई है, अगर हमारा अर्निंग हाई है देन डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा करना है। अगर हमारा अर्निंग जो है ये लो है देन डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब कि अगर हमारा अर्निंग स्टेबल है, अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे पैसा कमा रहे हैं देन वहाँ पे डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट अगर हमारा अर्निंग स्टेबल नहीं है देन डिस्ट्रीब्यूट कम करेंगे। उसके बाद है कैश फ्लो पॉलिसन। अब कैश फ्लो पॉलिसन क्या है कि अगर बेसिकली हमारे पास कैश का एक सही पॉलिसन है, हम लोग सफिशिएंट कैश हम लोग का फ्लो हो रहा है देन डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कैश का फ्लो कम है तो डिविडेंड भी कम डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर मैनेजर को फ्यूचर में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रहा है देन वहाँ पे डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो फ्यूचर के लिए हमको अपना पैसा बचा के रखना होगा, तो उस केस में डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेव ज़्यादा करना है। बट अगर फ्यूचर में कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख नहीं रहा है तो उस केस में पैसा बचा के क्या करोगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो ना। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से आपके कंपनी का गुडविल बढ़ेगा। तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है देन डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है देन डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। अब देखो प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स क्या है कि बेसिकली ये कंपनी में दो तरह के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं यंग शेयर होल्डर्स और एक होते हैं रिटायर्ड शेयर होल्डर्स। यंग शेयर होल्डर्स वे होते हैं जिनको रिस्क लेना अच्छा लगता है, ये बोलते हैं कि अभी आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मत करो, अभी आप मेरे डिविडेंड को सेव कर दो, मुझे एक लॉन्ग टर्म के बाद रिटर्न चाहिए। लेकिन जो रिटायर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं इनको प्रत्येक मंथ या प्रत्येक ईयर एक फिक्स रिटर्न चाहिए होता है अपने इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि ये रिटायर्ड हो चुके हैं। तो अगर हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स यंग हैं तो ये बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट मत करो, यानी वहाँ पे डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट अगर हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स रिटायर्ड हैं देन इनको डिविडेंड चाहिए, तो इस केस में डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्सेशन पॉलिसी क्या होता है कि जब भी कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को तो शेयर होल्डर्स के लिए तो वो टैक्स फ्री हो जाता है, उस पर कोई टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, बट कंपनी के लिए वो टैक्सेबल होता है। तो कंपनी जितना ज़्यादा डिविडेंड देगी उस पर देना पड़ता है उसको DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये गवर्नमेंट का टैक्स होता है जो कंपनी डिविडेंड रिपोर्ट करती है उस पर इसको पे करना होता है। तो अगर ये DDT का रेट हाई है तो उस केस में जितना ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और अगर ये लो है तो जितना, तो यहाँ पे ये देखना है कि बेसिकली जो हमारा DDT है उसका रेट हाई है या लो है। अगर हाई है तो वहाँ पे कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कम करेगी, अगर ये DDT का इंटरेस्ट रेट जो है वो लो है तो वहाँ पे कंपनी ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि कितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी रेट तो काफ़ी लो है, टैक्स तो काफ़ी कम दे रहा है, तो वहाँ पे कंपनी डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद आता है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब कि आपका कैपिटल मार्केट में क्या अप्रोच है। कैपिटल मार्केट का मतलब बेसिकली अभी हम लोग समझते हैं शेयर मार्केट, इसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर करेंगे। शेयर मार्केट में आपका क्या अप्रोच है ये देखना है कि इन फ्यूचर अगर आपको एक फंड्स का रिक्वायरमेंट हुआ तो आप कैपिटल मार्केट से इजीली अरेंज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपका कैपिटल मार्केट में रीच है, कैपिटल मार्केट में अप्रोच है, आप इजीली फंड्स को अरेंज कर लोगे, देन अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो, अभी प्रॉफिट सेव करके क्या करना है, अभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो ना। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपके कंपनी का गुडविल बढ़ेगा, आपके कंपनी का एक नेम पेम रेपुटेशन बढ़ेगा। बट अगर आपको लगता है कि आपका कैपिटल मार्केट में रीच नहीं है, आप फ्यूचर में फंड्स रेंज नहीं कर पाओगे, तो उस केस में डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कम करो, पैसा बचाओ, सेव करो, ताकि फ्यूचर में कुछ काम आए। और नेक्स्ट हमारा लीगल रेस्ट्रिक्शन। अब देखो लीगल रेस्ट्रिक्शन और कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट ये दोनों सेम होता है, ये दोनों एक ही तरह का होता है। लीगल रेस्ट्रिक्शंस में कंपनी एक्ट जो है ये क्या बोलती है कि अगर आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो तो उस प्रॉफिट में से जो फ्यूचर के लिए कुछ प्रोविजंस वगैरह बनाने हैं वो सारे प्रोविजंस बना लो। जैसे फ्यूचर के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है, तो जो भी रिक्वायर्ड प्रोविजन है पहले आप वो क्रिएट कर लो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा आप डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट क्या बोलते हैं कि अगर आपने पहले से डिवेंचर इशू करा है,
आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ है तो इस पे आपको फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पे करना है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। तो ये इंटरेस्ट आप प्रॉफिट से ही तो पे करोगे। तो पहले आप अपने प्रॉफिट से डिवेंचर का और लोन का इंटरेस्ट पे कर लो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा आप उसको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और लास्ट है हमारा स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन क्या है? देखो, स्टॉक मार्केट का मतलब अभी हमने आपको बताया शेयर मार्केट, या इसको हम लोग कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो शेयर मार्केट है उसमें अगर आपका रिएक्शन अच्छा करना है तो आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो। अभी हमने आपको बताया कि जितना ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना ज़्यादा आपके कंपनी का गुडविल बढ़ेगा, रेपुटेशन बढ़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो शेयर मार्केट में आपका एक अच्छा रिएक्शन आएगा कि ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो आपसे आपके कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, आपके कंपनी का शेयर ईजी वे में सेल हो जाएगा। बट अगर आप डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में आपका एक रिएक्शन जो है वो कम होगा, आपके शेयर होल्डर्स कम होंगे। तो अगर स्टॉक मार्केट रिएक्शन अच्छा है तो आप डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कम है तो आप डिविडेंड भी कम डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने होते हैं एक मैनेजर को एट द टाइम ऑफ टेकिंग द डिविडेंड डिसीजन। तो आई होप कि ये दोनों डिसीजन आपके क्लियर हो गए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमने कल ही पढ़ लिया था। तो IFD, द 3 फाइनेंशियल डिसीजंस, IFD, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, ओवरऑल क्लियर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग को पढ़ना है फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो चलो इसका आप नोट्स बनाओ और आप इसका प्रॉपर रिवीजन में स्टार्ट कर दो। कल जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।